हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली एंशियंट हिस्ट्री के 2020 क्वेश्चंस को डिटेल में अध्ययन करेंगे और यह क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और हाँ, उससे पहले आप कितना प्रश्नों का आंसर जानते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। देखिए फ्रेंड्स, नेपोलियन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम जान लेते हैं। जैसे कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कोर्सिका द्वीप याद रखिएगा। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा था। यह किसके विरुद्ध लड़ा था? इंग्लैंड के विरुद्ध। और इसमें नेपोलियन की बुरी तरह से हार हुआ था, जिसके कारण उसे निर्वासित करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ याद रखिएगा, समुद्रगुप्त भारत में जो सबसे पहले वाद्य यंत्र है उसके क्या उसी की जानकारी हमें देता है। वो किस तरह से देता है कि वो उसने जो सिक्का जारी किया था, उस सिक्का पर वो खुद वीणा बजाते हुए का चित्रित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारा, बल्कि नेपोलियन ने हारा। तो वीएस स्मिथ के अनुसार फ्रांस का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप अपना। चलिए फ्रेंड्स, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या हो जाएगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड्स, ये इतिहास को उसके कालखंडों के आधार पे, उसके लिखित स्रोतों के आधार पे 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या हुआ? जिस काल के खंड के संबंध में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं हो और उस काल के अध्ययन हेतु मात्र पुरातात्विक अवशेष पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जैसे सिर्फ हम उसके औजारों को देखकर ही अनुमान लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब हुआ जिस काल को जानने के लिए, पढ़ने के लिए लिखित स्रोत तो उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो उस कालखंड को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका तो है लिखा हुआ विवरण है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है मेरा ऐतिहासिक काल। क्या है तीसरा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसको क्या बोलते हैं? जिस कालखंड को जानने के लिए, समझने के लिए हमें लिखित स्रोत भी उपलब्ध है उसके प्राचीन अवशेषों के साथ साथ, तो ऐसे काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे कि वैदिक काल हो गया, और इससे जो ऊपर का है उसे हो गया मेरा क्या? ऐतिहासिक काल। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो किस पशु को पालतू बनाया था आदि मानव ने? कुत्ता। क्या? कुत्ता। देखिए फ्रेंड्स, कुत्ता को मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया तथा कुल्हाड़ी यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तांबे धातु का प्रयोग किया और सर्वप्रथम जौ एवं गेहूं अनाज को भी उपजाया था। ये सब प्रथम है। और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। आप इसे भी याद रखें। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेद 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, शाम को संगीत सुनिए, शाम को संगीत सुनिए, अर्थात सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही है, और इसकी जो रचना किए थे वो महर्षि अथर्वा किए थे। और डायरेक्ट पूछा जाए अगर वेदों की रचना किसने किए, तो वो महर्षि वेदव्यास। आप इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखें। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मेरा,
पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक, हु इज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरा? उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की या हर्यक वंश का शासक था? तीसरा नंबर का था। ठीक है फ्रेंड्स, उदयन बिंबिसार का पुत्र एवं अजातशत्रु का पुत्र था, वो तीसरा नंबर आ गया। इससे पहले मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करते थे और इसने ही सबसे पहले कहाँ स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र किया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको भी दिमाग में रखें, क्योंकि इसमें जितने भी शासक बने वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी के हत्यारे ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? Which ruler of the हर्यक डायनेस्टी had the title कुनिक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। इसको आप याद रखें। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की 544 ईस्वी पूर्व में किया। इसकी राजधानी राजगिरी थी। या मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था, इसको आप याद रखें। ठीक है, और बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार हेतु विवाह नीति अपनाई। ऐसा कहा जाता है कि उसके 500 बीवियाँ थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, सिकंदर का मुकाबला पंजाब के शासक पुरस के साथ हुआ, जिसमें पुरस भले ही हार गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया और उसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे थे हमारे पोरस। सिकंदर वहीं से लौट गया और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में उसका मृत्यु हो गया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, इसको आप याद रखिए। सिकंदर मकदूनिया का शासक एवं फिलिप का पुत्र था। ठीक है, ये हो गया सिकंदर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये अभी आपको बताएं, मकदूनिया का शासक एवं फिलिप का पुत्र था, आप इसे याद रखें। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर, तो इसका क्या राइट आंसर है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। प्रसिद्ध पशुनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप याद रखें। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसे जरूर याद रखें। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे, आप इसे भी याद रखें। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेचर। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य एशिया से आए थे और सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। ये चारा की तलाश में आए थे। आर्यों का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टेन्यूर क्या हो जाएगा? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक यानी बाद का क्या हो जाएगा? 1000 BC से 600 BC तक। याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। यह एक टोटली ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि मेरा जो सिंधु सभ्यता हुआ एक विकसित सभ्यता थी, इसको अभी याद रखें। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, इसे भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? वो मध्य एशिया से आए थे और सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। ये चारा की तलाश में आए थे। इन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज किए थे? लोहा का, आप इसे याद रखें। निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, कहने का मतलब हड़प्पा की खोज किसने की? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, 1921 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, आप इसे याद रखें। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। तो वो मूल निवास उनका कहाँ था? एशिया था, मिडिल एशिया, आप इसे याद रखें। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। आप इससे संबंधित फैक्ट को याद रखें, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसमें 10 राजाओं ने युद्ध किया है। इसको भी आप याद रखें। फ्रेंड देखिए, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते रहिए। इस सभी क्वेश्चंस को फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग करके अलग अलग तरह से के विस्तार से बनाऊंगा वीडियो, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले जो पशुपति का मूर्ति मिला था वो वहीं से मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु सभ्यता से। आप इसे याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध कब हुआ था? ये 326 BC में हुआ था। आप इसे याद रखें। इसमें भले ही पोरस हार गया था, लेकिन उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर उसका पूरा राज्य वापस कर दिया और वह खुद वहाँ से लौट गया और पोरस के साथ मित्रता कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जिसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, महावीर। याद रखिएगा, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वे थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्या, महावीर। याद रखिएगा, इसके अलावा भी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 24वें हो गए महावीर, प्रथम हो गए ऋषभदेव। याद रखिएगा। और महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए याद रखिएगा, इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे बौद्ध धर्म के, वे गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, वे उनका नाम था सिद्धार्थ। आप इसे याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, चाणक्य। क्या, चाणक्य। याद रखिएगा। और मेगास्थनीज, ये इंडिका पुस्तक की रचना की, और चाणक्य ने भी एक पुस्तक की रचना की। उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और वो राजनीति से संबंधित है। आप इसे भी याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किए थे। किसको हरा के, नंद वंश के शासक घनानंद को हरा के 322 ईस्वी पूर्व में किए थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राजनीति के विषय पर लिखे। अभी अभी आपको बताया। मौर्य वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। किस पुराण से, वायु पुराण से। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे वो कौन थे, बृहदरथ था। ठीक है, और जिसकी मृत्यु सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने की थी। ठीक है, वे 150 ईस्वी पूर्व में कर दिए थे और शुंग वंश की स्थापना कर डाली थी। इसको आप याद रखें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदरथ। देखिए इस, और अगला है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। आप इसे भी याद रखें। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसका राइट आंसर फ्रेम? अगर आप वीडियो देखे हैं प्रीवियस वीडियो जिसमें बौद्ध दर्शन संबंधित है, तो आप इसका राइट आंसर जरूर दे पाइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ वह महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है, और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, महाभिनिष्क्रमण किए थे। प्रथम उपदेश कब जो दिए वे क्या कहलाए, धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना की, अर्थात वो धर्म को बदलना चाहते थे जो पहले से कुरीतियाँ आ रही थी, इसलिए धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके तक हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।